कि नीतीश कुमार एक्चुअली क्या है कि वो पूर्ण रूप से कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए। जिस दिन समाज जाति से ऊपर उठ जाएगा, ये राजनेता किसी गांव में घुस नहीं सकते हैं। कि प्रशांत किशोर अगर बिहार में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करते हैं तो उनको 5 सीटें नहीं आएंगी। नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। पीछे जो पार्क दिख रहा है, ये इस पार्क का एक अपना ऐतिहासिक विरासत है। 1764 का लड़ाई का मैदान यही बक्सर है जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। और अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में व्यापार कर रही थी तो यही इसी लड़ाई के बाद पूरे भारत में अंग्रेजी शासन का विस्तार हो गया था। और आज हम यहीं से बात करने के लिए आए हैं कि इस बार के चुनाव में जो बिहार में रण होने वाला है नवंबर में, इस चुनाव में यहाँ के लोग किसके साथ हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे और क्या स्थिति है यहाँ की, ये हम जानेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा पिंटू सिंह जी। और मैं बक्सर का निवासी हूँ। हाँ, इस बार चुनाव में आप किसके साथ हैं और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि सारी पार्टियां और सारे नेता विकास की बात तो करते हैं, हाँ। लेकिन जहां तक हमारा सोचने का शक्ति है और जहां तक हम देख रहे हैं, इस बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है। और इस बार भी ये जो सरकार बनाने का दावा कर रही है सारी पार्टियां, हाँ। अपने अपने जातियों का नेतृत्व करने वाले नेताओं के बल पे कर रही है। हाँ। वो किसी भी विकास का कोई मुद्दा नहीं है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है। और बिहार में जितने भी यहाँ नेता हैं, सभी लोग अपनी अपनी जाति का नेतृत्व कर रहे हैं और उसी के आधार पर गठबंधन कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि हम पूरे बिहार को आगे ले गए हैं, बिहार में बहुत विकास हुआ है, विकास का नारा भी देते हैं। और 20 से 25 साल लगभग हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री में, तो उनका विकास क्यों नहीं दिखता है? जो आप जातिवाद की बोल रहे हैं, अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुआ? देखिए, नीतीश कुमार एक्चुअली क्या है कि वो पूर्ण रूप से कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए। हमेशा उनको सहारे की जरूरत पड़ी और कभी राजद ने बनाया, कभी भाजपा ने बनाया। उनके पास अपनी कभी बहुमत की सरकार नहीं बनी। वो हमेशा किसी न किसी के सहारे पर रहे। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले तो 2 के सहारे पर बन जाते थे, अब उनको 7-8 सहारे की जरूरत पड़ती है। और आप देखते होंगे बिहार के अंदर में जो लोग विकास की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं, सभी लोग जात की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे हमारे जीतनराम मांझी हो, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान हो या साहनी हो, ये सभी लोग अपनी अपनी जाति, में तेजस्वी यादव भी हैं तो अपने यादव के ही बल पर वो राजनीति कर रहे हैं। ये कुर्मी है तो नीतीश कुमार उन पर राजनीति कर रहे हैं। ये सभी लोग अपनी अपनी जातियों का नेतृत्व कर करके सरकार के गद्दी पर बैठना चाहते हैं। ये बिहार में बेईमानी होगी कहना कि विकास पे चुनाव हो रहा है, क्योंकि सारे दल अपनी अपनी जाति के नेताओं को खोज रहे हैं और उसी आधार पर आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इस चुनाव में क्या माहौल है और किसके तरफ लग रहा है कि बिहार की जनता पूरा वोट करेगी? देखिए, अभी हम लोग ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। हाँ। ऐसे जगह पर खड़े हैं जिस धरती को हम सलाम हम लोग करते हैं कि यहीं पर, इसी जगह पर अंग्रेजों ने 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिगुल फूंका था कि अब पूरे भारतवर्ष पर मेरा साम्राज्य कायम हो गया। अंतिम झंडा यहीं फहराया गया था 1764 में। वो ऐतिहासिक जगह पर आपकी हमारी वार्ता हो रही है। देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो ये तो सच्चाई है कि हम लोग उतना जाति पाति नहीं करते। हम आम मतदाता है, हमको जाति से मतलब नहीं है। सुबह में सूत के उठते हैं, अभी तक हमने एक आदमी से बाजार में नहीं पूछा कि आपका क्या जात है। चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर हम लोग जात नहीं पूछते। लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो ये पार्टियां टिकट देने से पहले या इनके यहाँ जाइए, सरकार के यहाँ, तो किसी काम के लिए सरकार के घर में जाइए आप, तो उनका एक आवेदन होता है, उसमें एक जाति का कॉलम होता है, आपको उसमें भरना पड़ता है। चाहे आप रेल का टिकट करें, माने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाए, आपको जाति का कॉलम में और जाति का एक प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है। एक तरफ राजनेता आजादी के बाद कहते आ रहे हैं कि हम जाति विहीन समाज की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जाति को राजनेताओं ने और मजबूत कर रहे हैं, विभिन्न जातियों को। तो ये सच्चाई है कि राजनीतिक पार्टियां ही जातिवाद को बढ़ावा देती है और उन्हीं लोग के इशारे पर आम मतदाता जाति आधार पर नाच करता है, डांस करता है अपना। तो मतलब बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि जो जाति की व्यवस्था बिहार में एक तरह से बैठ चुकी है, जो खत्म नहीं हो रही, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेवार हैं, जनता कम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए बक्सर में अब लोग कहता है कि बक्सर विधानसभा में ये ब्राह्मण का सीट है, ब्राह्मण लड़ेगा। गजब हाल है भाई।
आप अपने नैरेटिव एक्सेप्ट करते हैं राजनीतिक पार्टियां हाँ। कि एक ये क्षेत्र ब्राह्मण का हो गया, ये राजपूत का हो गया, ये जादव का हो गया, ये कुशवाहा का, ऊपर से नैरेटिव सेट करती है और उसी नैरेटिव पर उठी कर देती है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई अच्छा आदमी, अच्छा इंसान, योग्य उम्मीदवार, अगर उसकी जाति का संख्या नहीं है उस क्षेत्र में, तो कोई राजनीतिक पार्टियां क्या टिकट उसको देती है इस आधार पर कि वो काबिल है? तो इस जाति की लड़ाई में विकास कहीं पीछे रह जाता है बिहार में। यही रीजन है कि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करके, जो किसान हो या फिर मजदूर है, यहाँ से उठ के दूसरे स्टेट में जाते हैं और उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। ये सब चर्चाएं बेमानी है, इसलिए कि सरकार इस तरफ सोचते ही नहीं है। न सरकार पलायन पर सोचती है, न सरकार गरीबी पर सोचती है। सरकार का यही योजना है राजनीतिक विभिन्न सभी पार्टियों का कि समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट करके, माने एकदम छिन्न भिन्न करके छोटे छोटे टुकड़ा में। अब राजपूत है तो उसमें भी कुरी को लड़ाता है, उज्जैन को, बिसेन को, माने हर जाति में, ग्वाला में भी वैसे ही लड़ाता है। हर जातियों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके, इसलिए कि जब जातियां टुकड़े में बटी रहेंगी, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तब नेताओं का धड़ल्ले से गांव में आना होगा। जिस दिन समाज जाति से ऊपर उठ जाएगा, ये राजनेता किसी गांव में घुस नहीं सकते हैं। भाषण देने की तो बात छोड़ दीजिए, घुसने का हिम्मत नहीं होगा। ये पता लगाते हैं पहले गांव में, तो गांव में अगर एगो पार्टी रहेगा तो नहीं आएंगे डर से। 4 दल 5 दल टुकड़े टुकड़े ही लोग करते हैं, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर अपना बांट करके। और जाति और विकास से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक शख्स है हमारे बिहार में घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर नाम है। कई लोग उन्हें चाणक्य बुलाते हैं कि नरेंद्र मोदी को 2014 में उन्होंने मदद किया, और देश के तमाम अलग अलग राज्यों में प्रशांत किशोर ने मदद किया तो सरकार बन गई वहाँ पे। अब उनका दावा है कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। विकल्प दे रहे हैं, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारा देश तो कोई 2 पार्टी का है नहीं। तो आप इस विकल्प को कैसे देखते हैं, जनसुराज जो नया विकल्प है? जनसुराज के जो संस्थापक है हमारे प्रशांत किशोर जी, हाँ। जहाँ आप खड़े हैं, उनका घर यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे है। जी बता दें कि उनके पिताजी यही प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर के, अहिरौली में ही, जहाँ हम लोग खड़े, यहाँ से बहुत नजदीक। यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर प्रशांत किशोर का घर है। और प्रशांत किशोर ने अपनी जानकारी में सारे जनता को बताया कि मैं पिछले लाइफ में और पिछली जिंदगी में 15 साल मैंने देश के लिए क्या किया। उन्होंने केवल निगेटिव सेट किया, और निगेटिव सेट किया किसके लिए? कभी नीतीश कुमार के लिए, कभी ममता बनर्जी के लिए, कभी मोदी जी के लिए, लेकिन कभी निगेटिव उन्होंने बक्सर के लिए सेट नहीं किया। उन्होंने बक्सर के लिए आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कहा जाए कि प्रशांत किशोर वास्तव में एक अच्छे नेता हैं। प्रशांत किशोर को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि राजनीतिक विकास होना चाहिए या इस बिहार का विकास होना चाहिए, लेकिन जिस घर, उनका घर अभी NH 922 पर है, सामने है। उन्होंने उनसे एक सवाल केवल पूछा जाए कि आपकी इस आयु अवस्था आते आते आपने बक्सर के लिए क्या किया है? मात्र एक कार्य बता दें प्रशांत किशोर कि हमने बक्सर के लिए ये किया है, जहाँ उनका गृह जिला है। बस। और जहाँ तक घूम घूम करके वो प्रचार कर रहे हैं, कीचड़ों में घूम रहे हैं, आप सामने देखिए, आपको विकास बक्सर का दिखाई देगा। ये स्मारक दिखाई, ये जो भारत का स्मारक जो आप ऐतिहासिक पढ़ते हैं, इसका एक एक खंड टूटा हुआ है। आप ऊपर से नीचे तक देखिए। अब विकास के लिए इससे बड़ा प्रेरणा क्या मिल सकती है कि जहाँ प्रशांत किशोर पूरे देश के विकास की बात कर रहे हैं, हर समाज की विकास की बात कर, उनकी पार्क की दुर्दशा देख लीजिए, इनके स्मारक का दुर्दशा देख लीजिए, और ये बोलते हैं प्रशांत किशोर आए हैं, उनकी मन की बात मन में है। वो ये बोल रहे हैं कि हमको सबका विकास करना है, बिहारी फर्स्ट, ये फर्स्ट, वो फर्स्ट। अरे पहले बक्सर फर्स्ट कीजिए, उसके बाद बिहारी फर्स्ट कीजिएगा। अच्छा, दूसरा चीज, अभी तो वो लड़ रहे हैं, हमारा औकात या हमारा शब्द उतना नहीं है बड़ा कि मैं प्रशांत किशोर को बहुत टिप्पणी करूं, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अनुभव है। लेकिन जिस वार्ता को हमने शुरू किया था, शुरू में आपसे बोला था कि बिहार में जातिवाद कितना प्रभाव है, ये मैं उसको आगे बढ़ा के कहता हूँ कि प्रशांत किशोर अगर बिहार में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करते हैं तो उनको 5 सीटें नहीं आएंगी। 5 सीटें भी नहीं आएंगी। अगर उनके गृह जिला यहाँ मत कहिए, लेकिन पूरा फिर भी उनका गृह जिला कहा जा सकता है बक्सर। आप पूरा सर्वे कर लीजिए और किसी भी प्रत्याशी का नाम प्रशांत किशोर अपने नाम घोषणा कर दें। अब बक्सर सीट पर जमानत अगर बचा लेंगे तो हम कहेंगे बक्सर के बाहर भी 5 सीट जीते। जो आदमी जिसका जन्म कर्म है, डॉक्टर साहब, उनके पिताजी श्रीकांत पांडे बहुत बड़े डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर, हाँ, उनका बहुत प्रभाव था इंडिया में, और उनके सीट पर इनको मतलब 5000 वोट नहीं मिलेगा। उनके पास अभी कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट खोज रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी बक्सर में कैंडिडेट खोज रहे हैं। नीतीश या तेजस्वी?
अगर इस सवाल पे आपसे बात किया जाए तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश और तेजस्वी में क्या अंतर है। तेजस्वी अपने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन वो अकेले अपनी पार्टी का नहीं है। उनको अभी किसी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो हो सकता है कि कल राजद के साथ आ जाए, राजद नहीं होता भाजपा के साथ चले जाएंगे। नीतीश कुमार का अपना कोई जनाधार बहुत नहीं है। वो एक नेता है और ऑप्शन के रूप में है। वो हमेशा ऑप्शन के रूप में 20 साल से राज कर रहा है। तो एनडीए अगर वापस आती है सरकार में बिहार में, तो नीतीश कुमार ही फिर मुख्यमंत्री होंगे या फिर ऐसा नहीं होगा, बदल दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि महागठबंधन के अलावा हम लोग जब नजर घुमाते हैं दूसरी पार्टियों में, तो जैसा ही जाहिर सी बात है कि महागठबंधन में एक फिक्स चेहरा है, भाजपा में फिक्स चेहरा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप बहुत सारे, आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, वहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले को रात तक पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो महागठबंधन और इसमें अंतर है। अब नीतीश कुमार को वादा तो जरूर कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो, अब यहाँ तक तो सुनने में आ रहा कि वो स्वास्थ्य भी उनका सही नहीं है, तो वो अगले पारी के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी कभी कभी बातें सामने आती है। नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में कितना इम्पैक्ट रहता है? क्योंकि पूरे देश में जहाँ भी भाजपा चुनाव लड़ती है तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ती है, लेकिन बिहार में आने के बाद ये वाला जो एक सिस्टम है नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। क्योंकि 2015 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को, भाजपा को यहाँ पे बहुमत नहीं मिली। 2000 जब भी सरकार में आए तो एक तरह से नीतीश कुमार के साथ रहने की वजह से आए। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मेरा मानना है कि बिहार को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने समझी ही नहीं। इतनी बड़ी पार्टी अपने को कहती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे पॉलिटिकल पार्टी है। अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो बिहार में अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? उसको हमेशा बैसाखी की जरूरत पड़ती है। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी हो या भागवत जी हो, कोई हो, बिहार को ये लोग समझ ही नहीं पाए। यही कारण है कि पूरे देश में सरकार इनकी बन जाती है, लेकिन ये बिहार में आते आते ये देखा जाता है कि अपराधियों के पीछे दौड़ने लगते हैं। अभी आप देखें, तरारी में एक सीट निकालने के लिए जिस तरह से सुनील पांडे को, बेटा को बुला करके, चेहरा छिपा नहीं है, कैसे लोग हैं, सभी लोग जानते हैं कौन लोग हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। और क्यों बुलाना पड़ता है? इसलिए कि मजबूरी है। आप बिहार को समझते नहीं हैं। तो मेरे समझ से नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता, बिहार को समझ ही अभी तक नहीं पाई। तो ये जो बिहार में जाति की व्यवस्था है वो एक सच्चाई है। अभी भी जमीनी हकीकत यही है कि लोग जाति की बात करते हैं और जाति पे ही चुनाव होती है। लेकिन कई बार कई पार्टियां दावा करती है कि हम इस हेजेमनी को तोड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी जातियां किसको वोट करती हैं और कौन फिर से सरकार में आता है। किसान इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।